हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो साइंस है उसकी एनसीईआरटी सीरीज़ को। और इस सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले करेंगे क्लास 6 से लेके 10th तक की जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम जो है एमसीक्यू को करेंगे। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि क्लास जो 6 से 10 तक की साइंस है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अदर सब्जेक्ट के साथ अपनी मुख्य भूमिका रखती है, जैसे कि पटवार में, रीट में, कांस्टेबल में और एलडीसी में, ग्राम सेवक में, जिन भी एग्ज़ामों में साइंस पूछी जाती है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इस सीरीज़ के अंत में आप अपने आप को जनरल साइंस के अंदर बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस जो एनसीईआरटी है उसमें क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्लास 6 है उसके अंदर कुल 16 जो है चैप्टर है और उनकी सूची सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है भोजन, यह कहाँ से आता है, और दूसरा है भोजन के घटक, और तीसरे नंबर का है तंतु से वस्त्र तक, 4 नंबर का है वस्तुओं के समूह बनाना, और 5 नंबर का है पदार्थों का पृथक्करण, और 6 नंबर का है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, और 7 नंबर का है पौधों को जानिए, और 8 नंबर का है शरीर में गति। 9 नंबर का लेक्चर है उसके अंदर है सजीव एवं उनका परिवेश। इसी प्रकार 10 नंबर के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गति एवं दूरियों का मापन, और 11 नंबर में हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के बारे में, और 12th में हम पढ़ेंगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में, और 13 में हम पढ़ेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन, और 14 में हम पढ़ेंगे जल के बारे में, और 15 में हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर की वायु तथा, और 16 में हम पढ़ेंगे कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो ये थे हमारे कुल जो 16 चैप्टर हैं वो है। और आज का हमारा ये पहले नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने अपने घरों में क्या खाया था? सोचो कि आज आपने क्या खाया था और पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? तो बिल्कुल नहीं। आप जो है क्या कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? नहीं, हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में और इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। इसके अंदर 1 नंबर का क्रियाकलाप है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन खाते हैं। कि आप जो है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करो कि जो वो पूरे दिन खाते हैं। यदि वे अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करो कि वो अपने राज्य में क्या खाते हैं, वहाँ क्या बनता है, वहाँ का जो फेमस भोजन है वो क्या है, और इनकी एक जो सारणी है वो अपनी नोटबुक में लिखो, जहाँ पर हमें सारणी बनानी है अपने दोस्तों के द्वारा जो खाए जाने वाला भोजन है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि आपने भोजन में जो है हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती है? तो सोचो जो चीज़ हम खाते हैं अपने भोजन में वो किसकी बनी होती है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जो है पक्के चावल हैं उनके बारे में सोचते हैं कि जो पक्के चावल हैं वो किन से बने होते हैं। तो पक्के चावलों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले कच्चे चावल लेने होते हैं, फिर उन्हें पानी में उबालना होता है और इससे ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको तैयार करने में हमें कितने संगठनों यानी कितने पदार्थों की आवश्यकता हुई? तो हमें जो है चावलों को पकाने के लिए 2 पदार्थों की आवश्यकता हुई। एक तो थे चावल और दूसरे था पानी। इनको हम क्या बोलते हैं? संगठक। कि भोजन को बनाने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठकों यानी कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां जैसे कि नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों द्वारा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है।
यहाँ हमें एक सारणी दी गई है जिसके अंदर खाद्य पदार्थ दिया गया है और कच्ची सामग्री दी गई है कि उसको बनाने के लिए हमें किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि खाद्य पदार्थ रोटी यानी चपाती है, उसको बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए होता है, तो उसमें उसको बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में आटा और जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दाल को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले। यहाँ 3 नंबर है, इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लिख सकते हैं चावल के बारे में। तो चावल को बनाने के लिए ऊपर हमने पढ़ा था क्या चाहिए, एक तो चावल और दूसरा पानी की आवश्यकता होती है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। तो क्या हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें कुछ संघटक ऐसे हैं जिनको हम समान रूप से काम में ले रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ संघटक ऐसे हैं जिनको हम समान रूप से काम में ले रहे हैं। जैसे कि जल को हमने दाल बनाने में भी काम में लिया और रोटी बनाने में भी काम में लिया था और चावल बनाने में भी काम में लिया था। तो अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो संघटक है वो कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब हम पढ़ेंगे कि खाद्य सामग्री और उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। सूचीबद्ध कुछ खाद्य सामग्री जो है कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की जो अनेक पंक्तियां हैं उनको देखी होगी। इनसे जो है हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कच्ची सामग्री यानी जो खाद्य सामग्री है वो हमें मुख्य रूप से पादपों और जंतुओं से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है कि हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं और कुछ जो उदाहरण हैं वो इस सूची में हमें जोड़ने हैं। यहाँ हमें एक सारणी दी गई है, इसके अंदर जो है खाद्य मद और दूसरे कॉलम में है कच्ची सामग्री और तीसरे में है स्रोत। तो सबसे पहले है खाद्य मद है इडली। उसको बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए होता है, तो उसको बनाने के लिए हमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है। जो चावल है वो हमें किससे प्राप्त होता है, वो हमें पौधे यानी पादप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार उड़द की दाल भी हमें पौधे यानी पादप से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारी चिकन करी। चिकन करी को बनाने के लिए हमें किन जो कच्ची सामग्री है उनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें चिकन, मसाला, तेल या घी और जल की आवश्यकता होती है। चिकन जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। मसाला हमें पादप तथा पादप यानी पौधों से प्राप्त होता है। और जो तेल या घी है वो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारी खीर। खीर को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में हमें दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होती है। दूध जो है हमें वो जंतुओं से प्राप्त होता है और चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3 में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संकटों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एक विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भोजन है उसके रूप में हम पौधे के कौन कौन से भागों को काम में लेते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भागों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। तो हम पत्तियों वाली जो है अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, हम कुछ जो पौधे हैं उनके फलों को भोजन के रूप में करते हैं। और कभी कभी हम जो है वो जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प को भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिएगा।
कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग जो है वो खाने योग्य होते हैं। तो इसमें हम उदाहरण के रूप में सरसों का एक प्लांट ले सकते हैं। तो सरसों के पौधों में हम क्या करते हैं, तो सरसों के बीज हैं उससे हम तेल प्राप्त करते हैं एवं इनकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। तो सरसों का जो पादप है उसके हम दो भागों को खाने के लिए काम में लेते हैं। एक तो है इसके जो बीज है वो उनके तेल निकाल कर हम काम में लेते हैं, और दूसरे हैं इनकी पत्तियां जिनका हम साग बनाते हैं। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा है जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं? तो बिल्कुल, जो केले के दो भाग हैं उनको भी हम खाने में काम में लेते हैं। एक तो है इसके जो केला फल वाला भाग जिसको हम खाते हैं, और दूसरा है इसका तना जिसकी सब्जी बनाकर हम खाने के लिए काम में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? यहाँ फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं? यहाँ हमें एक जो है सारणी दी गई है, तो इसको हमें खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, तो यहाँ है बैंगन का भरता। तो बैंगन के भरते को बनाने के लिए हमें संगठक यानी स्रोत जो है वो कौन कौन से चाहिए होते हैं? तो इसके लिए हमें बैंगन, मिर्च या मसाले के रूप में कोई भी अन्य तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी भी पौधे का जो है वो तेल हम काम में ले सकते हैं। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, तो जो बैंगन है वो हमें पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो मिर्च मसाले हैं वो भी हमें फल वाले भाग से प्राप्त होते हैं, और तेल जो हमें चाहे वो किसी का भी हो, मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का, वो हमें बीजों से प्राप्त होता है। तो इसके अंदर जो पहली व बूझो है उनमें से कुछ दिया गया है कि आपने जो अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं, क्योंकि कभी कभी जो कुछ पौधे हैं वो विषैले भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहेली है वो पौधों की जो पत्तियां हैं उनको चख रही है, और बूझो उनको रोक रहा है कि जो हर एक पौधा है वो खाकर चख कर ये देखने योग्य नहीं होता कि वो खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि कुछ जो पौधे होते हैं वो विषैले होते हैं। जैसे कि हम गाजर घास को ले सकते हैं, गाजर घास जो है विषैला होता है। इसी प्रकार धतूरा और अरंडी जो है वो विषैली प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंकुरण के बारे में। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इन्हें जो है कुछ समय के लिए इन बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगले दिन जल को जो है वो पूरी तरह निकाल दें, और इन जो बीज हैं उनको गिलास में ही रहने दें, और उनको जो है एक गीले कपड़े से लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या देखते हैं कि बीजों में कुछ परिवर्तन होता है, उनसे एक छोटी छोटी जो है वो सफ़ेद संरचनाएं निकलती हैं। तो यदि हाँ, अगर इन बीजों से जो छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएं निकल गई है तो इसका मतलब है कि बीज अंकुरित हो गए हैं। अगर ये संरचना ना निकली है तो बीजों को पानी से धोना है अच्छे से, और उनको फिर से एक गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए छोड़ देना है। क्या उस दिन आपको बीजों से कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है? तो उस दिन हमें जो है बीजों से कुछ छोटी सी संरचना हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और ये सफ़ेद रंग की जो छोटी सी संरचना है वो अंकुर होते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं, और ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ जो मसाले मिलाने पर ये खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि मधुमक्खी के बारे में। क्या आप जानती हैं कि शहद कहाँ से आता है? क्या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बनाया करती है? मधुमक्खी जो है वो फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती है, और फिर उन्हें जो है अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका जो मकरंद है हमें वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध हो पाते हैं। अतः मधुमक्खियाँ जो है वो इस मकरंद को अपने छत्तों में भंडारित कर लेती हैं, ताकि वो इसका पूरे वर्ष उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों से जहाँ मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद को अपने भोजन के रूप में भंडारित करती है, और हम जो है
इन छत्तों से उनके शहद को प्राप्त करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? तो हमसे यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि जो जंतु हैं वो क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या जो छोटे कीट हैं उनको खाना खाते हुए देखा है? यहाँ हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं यहाँ नीचे सारणी में, और उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन जो है वो लिखे गए हैं, और कुछ जो जंतु हैं उनके नाम लिखे गए हैं। हमें लिखना है कि वो अपने भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। तो जीव का नाम है भैंस। भैंस जो है वो अपने भोजन के रूप में घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये सब खाती है। बिल्ली अपने भोजन में छोटे जंतु, पक्षी, दूध आदि को खाती है। इसी प्रकार जो चूहा है वो अपने भोजन के रूप में रोटी को ग्रहण करता है। जो शेर है वो अपने भोजन के रूप में मांस को खाता है, और जो बाघ है वो भी अपने भोजन के रूप में मांस को खाता है। जो मकड़ी नेक्स्ट है, मकड़ी जो है अपने जाल में फंसाकर छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। छिपकली भी अपने भोजन के रूप में जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय जो है अपने भोजन के रूप में घास और खली ये सब खाती है। मनुष्य जो है वो एक सर्वाहारी प्राणी है जो अपने भोजन के रूप में अन्य जंतुओं तथा पादप उत्पादों को काम में लेता है। तितली है वो फूलों से मीठा रस यानी मीठे रस को ग्रहण करती है। कौवा भी मनुष्य की तरह एक सर्वाहारी प्राणी है जो मांस तथा रोटी दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ पर हमें क्रियाकलाप दिया गया है 7 नंबर का, और जिसके अंदर जो भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को जो है अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर जो है शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं को रखा गया है। तो पहले वर्ग जिसमें केवल उन जंतुओं को आते हैं जो केवल पौधों और पादप उत्पाद को खाते हैं, यानी जो शाकाहारी जीव है वो अपने भोजन के रूप में पौधे और पादप उत्पाद को खाते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। और तथा कुछ जो जंतु है वो ऐसे होते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं जिसका नाम है सर्वाहारी जंतु। तो यहाँ हमें एक सारणी दी गई है शाकाहारी। तो शाकाहारी के अंदर गाय आती है, भैंस आती है और बकरी आती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मांसाहारी के अंदर शेर, बाघ और चीता को हम रख सकते हैं, और सर्वाहारी की श्रेणी में हम कौवा तथा मनुष्य को रख सकते हैं। यहाँ जो पहेली है वो जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी वर्ग में आता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ये था हमारा 6 नंबर का लेक्चर, और अब हम देखते हैं इसका सारांश। भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं इसमें खाए जाने वाले भोजन में भी बहुत अधिक विविधता होती है। तो बिल्कुल जो भारत के विभिन्न प्रदेश हैं उनमें खाए जाने वाले भोजन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी प्राणी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा था कक्षा 6 का फर्स्ट चैप्टर। आशा है कि आप सभी को समझ में आया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।